नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन में सीएम मनोहर लाल की तरफ से पेश किए गए बजट पर चर्चा की गई। साथ ही कार्यवाही के दौरान नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर प्रदेश में सुरक्षा का मुद्दा भी गरमाया रहा। बजट सत्र के आखिरी दिन कई अहम बिल भी पास हुए, जिनमें शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2024, हरियाणा भूमि समेकन संशोधन विधेयक 2024, ट्रैवल एजेंट का पंजीकरण और विनिमय विधेयक 2024, हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण विनियमन विधेयक और हरियाणा राज्य खेल संघ पंजीकरण और विनियमन विधेयक शामिल हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे जाने वाले मैन पावर में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का निश्चित तौर पर अनुपालन किया जा रहा है। वर्तमान में बीसीए की 16% आरक्षण के विरुद्ध 15.64% और बीसीबी की 11% आरक्षण के विरुद्ध 11.4% मैन पावर है और इसके अलावा 20.63% कर्मचारी अनुसूचित जाति से संबंधित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि साल 2030 तक हरियाणा राज्य ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का विजन रखा है। इसके लिए मिशन हरियाणा 2047 के लिए हाई लेवल टास्क फोर्स बना रहे हैं। श्री दीपक बगला, जो कि इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ रह चुके हैं, वे इस टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे और मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि साल 2047 तक भारत जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है, इसमें हरियाणा की ओर से $1 ट्रिलियन का योगदान देने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछली सरकारों की तरह मांग के आधार पर नहीं बल्कि जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। जनता हम सब पर विश्वास करती है कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। नए होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं। आपको जब ये सिस्टम नए होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं। आपको पता होगा कि नहीं, आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप स्कीम थी, इसमें बहुत बड़ा एक हरियाणा का ही नहीं, कुछ प्रदेशों के सबके मिला करके और कई तरह के शायद 38-40 करोड़ रुपए का एक बंगलिंग हो गई थी। उसके बाद उस सिस्टम को ये किया गया कि पहले तो उसको अपना एक डोमिसाइल देना पड़ेगा, उसका जो वेरिफिकेशन है, चाहे उसके आधार कार्ड का है, उसके फोन नंबर का है, परिवार पहचान पत्र का है, वो होगा तो उसको डिस्बर्स होगा। पहले यह डिस्बर्समेंट अलग अलग जगह से होती थी, अब उनका सब जगह एक परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उसको लिया जाता है। फिर भी जो ऐसी शिकायतें हैं, मैंने ये नहीं कहा कि शिकायत नहीं हो सकती, बहुत सी शिकायतें, जैसे मैंने परसों परिवार पहचान पत्र में कहा 84 लाख चीजें हमने उसको लोगों के कहने पर सर्विस देने के समय आने वाली कठिनाइयां वो सब दुरुस्त की हैं। ऐसा कोई भी विषय अगर है तो उसको जनरलाइज करने के बजाय आपको बता देंगे हमें, तो हम उसको जल्दी ठीक कराएंगे। इसी प्रकार से हमने बीपीएल के कार्ड की बात बताई, आवास योजना की बात बताई। अब गरीब आदमी को काम के लिए कहीं दूर गांव में जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग पर उसका खर्च आता था। हमने अभी योजना के अंदर आपको बताया कि 1000 किलोमीटर प्रति सदस्य अब बसों में फ्री यात्रा करने की। उसको जब ये सिस्टम नए होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आती हैं। आपको पता होगा कि नहीं, आपको पता है कि जो स्कॉलरशिप स्कीम थी, इसमें बहुत बड़ा एक हरियाणा का ही नहीं, कुछ। और सदन में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने राजस्थान को यमुना नदी से मानसून के दौरान पानी देने के एमओयू का मुद्दा उठाया। किरण ने कहा कि यह मुद्दा पूरे हरियाणा से जुड़ा हुआ है। बजट में सरकार ने राजस्थान को यमुना का पानी देने का समझौता किया है, जबकि हरियाणा के अनेक हिस्सों में पानी की कमी है। किरण ने कहा कि हरियाणा राजस्थान को पानी देने की बात कर रहा है, लेकिन राजस्थान ने पानी के मसले पर हमेशा ही हरियाणा का विरोध किया है। बजट अभिभाषण में पैरा 136 के अंदर ये कहा गया, आप कहें तो पूरा पढ़ के बताऊं मैं। उसमें ये कहा गया कि एक एमओयू साइन करा है राजस्थान सरकार के साथ, जिसके तहत जो है पानी जो है जिसका प्रवाह 24,000 क्यूसेक से ज्यादा जहां होगा बारिश के पानी का,
तो वहां पर वो पानी जो है उसको राजस्थान को दिया जाएगा। अब मेरा प्रश्न यहां ये उठता है कि ये कोई बारिश का पानी जो है जहां पे जलप्रवाह हो जाता है या बाढ़ की स्थिति हो जाती है, आप ये पानी की व्यवस्था आप करें कि पाइपलाइन डालकर आप हमारे वाले जिलों के अंदर जो सूखाग्रस्त जिले हैं, महेंद्रगढ़ जिला पूरा सूखाग्रस्त है, भिवानी जिला सूखाग्रस्त है, दादरी जिला सूखाग्रस्त है, हिसार के अंदर त्राही त्राही मची रहती है सिंचाई के पानी के लिए। इधर से आप पाइपलाइन डाल के गुड़गांव और रेवाड़ी, गुड़गांव से आगे आप मेवात तक ले जा सकते हैं। वो जो पानी है ये कोई नेचुरल रिसोर्स तो है नहीं कि जो है इसका नहर का पानी है और इसको हमें शेयर करना है। ये बारिश का पानी जो हमारे पास आ रहा है, और पाइपलाइन जब अगर हमने डालनी है तो हम अपने इलाके के लिए डालें। इनके लिए हम क्यों एक बूंद पानी भी जो है राजस्थान को दें। राजस्थान की हिस्ट्री अगर देखी जाए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वाटर एग्रीमेंट्स हुए थे इराडी कमीशन के दौरान, जिसके अंदर जो है 3.5 MAF जो था वो हमारे को इक्विटेबल शेयर हरियाणा को, रवि ब्यास हरियाणा को देना चाहिए था। उसमें से हमारे को केवल 1.6 से लेकर 1.8 MAF वाटर मिल रहा है, और वो केवल इसलिए मिल रहा है क्योंकि राजस्थान और पंजाब का बड़ा धुलमुल ट्रांजिएंट तरीके का जो है स्टैंड इनका रहा। और अब खबर कैथल से है, जहां पर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरियाणा में बढ़ते अपराध को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि कैथल में बढ़ते अपराध को लेकर के यहां अपराध सर पर चढ़कर बोल रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर रण युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कोई व्यापारी बोलता है तो कोई ईडी और सीबीआई का डर दिखाती है। हरियाणा को मुक्त वातावरण बनाने की जरूरत है और उसके लिए टीम इंडिया का गठन किया गया है। बता दें कि कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर 3 जिले लोकसभा के अंदर आते हैं और अब आगामी चुनाव को लेकर के लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक गांव के अंदर इस तरीके से चुनाव लड़ेगा कि बीजेपी हो सकता है बीच में चुनाव छोड़कर भाग जाए। आज मैं कैथल के अंदर आया हूं। वैसे तो मेरा चलते चलते मैं रुक गया था कैथल के अंदर। कैथल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर 3 जिले इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर धर्म युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, लोकतंत्र को बचाने की शुरुआत हो चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज जिस तरीके से अपराध सिर पे चढ़ के बोल रहा है, दिन दिहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, गोलियां गले लूट के फिरौती मांगी जा रही हैं। आज न शिक्षा के स्कूल बंद होते जा रहे हैं, शिक्षा के मंदिर बंद होते जा रहे हैं, हॉस्पिटल नए खुल नहीं रहे हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। पंजाब और दिल्ली की तरह 24 घंटे फ्री बिजली और पानी देने की जरूरत है, अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है, अच्छी चिकित्सा देने की जरूरत है। और अब खबर कैथल से है, जहां अनुराग ढांडा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सोच समझकर जो उन्हें ठीक लगा वो फैसला लिया। पूरे कैथल जिले में, कुरुक्षेत्र में और पूरी लोकसभा में उत्साह दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी एक अच्छा डिसीजन आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरा, जब कैंडिडेट अनाउंस हो जाता है तो समझ लीजिए दौर शुरू हो गया है। पहले भी उम्मीदवार घोषित किया है और सोच समझ के जो रणनीतिक रूप से हमको सही लगा वो फैसला लिया है। मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम होंगे और इस घोषणा को लेकर के एक उत्साह है पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में और पूरी लोकसभा क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में एक उत्साह है कि बहुत अच्छा और बहुत जल्दी डिसीजन आम आदमी पार्टी की तरफ से आया है। इंडिया गठबंधन के साझे उम्मीदवार के तौर पर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जीत हासिल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आके संविधान को और लोकतंत्र को बचाएंगे, ये इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। दूसरा कि जब कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं तो समझ लीजिए कैंपेन शुरू हो गया। हम तो आम आदमी पार्टी इंतजार करने वाली पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी आगे बढ़ के जीत को हासिल करती है। कल कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेके और जिम्मेदारियां दे करके कल पूरी स्ट्रेटेजी। और अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है।
किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार भी किसानों को किसी भी कीमत में दिल्ली के लिए नहीं जाने देना चाहती। किसान आंदोलन पार्ट 2 के चलते हरियाणा के 7 जिलों में 13 तारीख से लगभग 13 दिन तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था, लेकिन किसानों ने 29 तारीख तक दिल्ली कूच का इरादा कैंसिल कर दिया था। किसानों के इस फैसले के बाद से सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा को दोबारा शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद से लोगों ने राहत की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर से किसान आंदोलन के चलते अंबाला के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को 28 तारीख रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा बंद होने से एक बार फिर से जहां बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, तो वहीं दुकानदारों के कारोबार पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि इंटरनेट सेवा बंद न की जाए। एक आम नागरिक हूँ, राम बाजार हमारी लोकेशन है। जो नेट बंद करने की स्थिति की वजह से पहले जो इन्होंने 15-20 दिन नेट बंद कराया, उसकी वजह से बहुत काम का नुकसान हुआ है, क्योंकि आम आदमी आजकल डिजिटल इंडिया की जो मोदी साहब के कहने की वजह से चल रहा है डिजिटल इंडिया, उसकी वजह से आज के टाइम में लोगों की जेब में पैसा खत्म है। बिल्कुल भी लोग आजकल अपने पैसा अपने मोबाइल में रखते हैं, और मोबाइल की वजह से ना तो कोई किसी चीज का ओटीपी आता है, ना पैसा आता है। हर चीज से उस नेट बंद होने की वजह से कि सारी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाती है, क्योंकि किसी इंसान ने कोई चीज खरीदनी है। देखिए, जैसे 15 दिन पहले नेट बंद कर दिए गए थे, चलो ये तो कोई मानने वाली बात थी, लेकिन अब जैसे एक दिन के लिए नेट फिर दोबारा बंद करने के लिए सरकार सोच रही है, तो इससे जैसे स्कूलों के बच्चों के पेपर हैं, इससे नेट का बंद होने से बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों को, और कारोबार का भी इसमें बड़ा फर्क है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के बारे में सोचा, तो इस जैसे कि ये नेट बंद कर रहे हैं, इसके बारे में जनता के लिए बहुत परेशानी का एक कारण बन जाएगा। और मैं मानता हूँ कि जैसे बाजारों में कारोबार की स्थिति, हर इंसान आज की जेब में पैसे लेकर नहीं घूमता, और मोबाइल में नेट के जरिए ही पेमेंट करता है। और मेरा नाम आशीष है, और इंटरनेट की सेवाओं को बंद करने के नज़रिए से मैं ये अपना विचार रखना चाहता हूँ कि इस समय जो है बच्चों के एग्ज़ाम का टाइम है, उनको भी इंटरनेट सर्विस की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। आज के समय में जब इंटरनेट सर्विस बंद हो जाती है, तो न्यू वाईफाई कनेक्शन लेने के लिए भी हमें एक बार इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। माँ बाप बहुत होड़ लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इंटरनेट सेवाएं प्रतिबद्ध ना हो और हमारे बच्चे को पढ़ने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। रोजगार पर कितना? रोजगार में बिल्कुल असर पड़ता है सर। इंटरनेट सेवाएं बंद करने से या किसान आंदोलन की वजह से लोगों की आवाजाही में बहुत अवरोध आता है। बाजार में किसी भी तरीके का कस्टमर भी देखने को नहीं मिलता। सरकार से क्या आप? मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगा। और करनाल के नमस्ते चौक के पास गोली मारकर एक ऑटो ड्राइवर की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी दिनेश, अमरजीत और राहुल को उत्तम नगर करनाल से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसएसपी प्रवीणा ने बताया पूरे मामले में कि ऑटो ड्राइवर और दिनेश के बीच करीब 20,000 रुपये के लेन देन का विवाद था, जिस वजह से 19 फरवरी को दिनेश ने अपने 2 साथियों के साथ इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयोग हुए देसी पिस्तौल और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। मुकदमा नंबर 131 है, 19 तारीख को दर्ज हुआ। इसमें शंकर नाम का एक लड़के का मर्डर हुआ था। उनका पत्नी प्रीति के कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ और हमने 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किया। इसमें मुख्य आरोपी हत्या करने वाले दिनेश है। दिनेश सन ऑफ जटकुदास बिहार का रहने वाला है। अभी इधर उत्तम नहर में रह रहा था, और उनके साथ वो मर्डर करने के टाइम पे उसको गाड़ी चला के उनके साथ आने वाले लड़का का नाम है राहुल सन ऑफ रूप सिंह। ये यूपी का रहने वाला था। इनको भी पहले ही नॉलेज था ये हत्या करने वाला है। दिनेश और शंकर के बीच में पहले ही पैसा ले। और अम्बाला शहर में देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पुलिस डीवीए स्कूल के नजदीक तेज रफ्तार क्रेटा ने राइडर पर सवार होमगार्ड के 2 जवानों को टक्कर मार दी और 50 मीटर तक घसीटते हुए उसे ले गए। इस दौरान एक जवान के पांव में फ्रैक्चर हो गया तो दूसरे के सिर पर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
नाम रविंदर सिंह है और मैं ड्यूटी के लिए पुलिस लाइन अम्बाला शहर आ रहा था कैंट से। तो अचानक जब रोड क्रॉस करने के लिए इधर मुड़ा तो अचानक से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इतना नहीं पता लगा कि कहाँ गई, कैसे आई गाड़ी, कैसे नहीं। और उसके बाद मेरे को सिविल हॉस्पिटल अम्बाला शहर लेके आई। सर, हमारे को रात डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई है कि क्रेटा गाड़ी ने एक सरकारी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दिया है। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, वहां से होमगार्ड रविंदर को और होमगार्ड प्रविंदर को सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने रविंदर की टांग को टूटा हुआ बताया गया और प्रविंदर को मामूली चोटें आई हैं। जिसके बाद हमने गाड़ी को कब्जे पुलिस में लिया और बयान दर्ज करने के बाद हमने मुकदमा नंबर 56 धारा 279, 337, 338, 427 के खिलाफ आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। और वहीं अंबाला नगर निगम अपनी कार्यप्रणाली को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। कई बार नगर निगम सदस्य अधिकारियों पर काम न करने के आरोप लगाते हैं, तो जनता के लिए नगर निगम अब नरक निगम बन गया है। कुछ दिन बाद अंबाला नगर निगम की बजट मीटिंग होने वाली है और इससे पहले अधिकारियों द्वारा नगर निगम मेयर शक्ति रानी शर्मा के सामने एस्टिमेटेड बजट रखा गया, जिसको लेकर के मेयर ने आपत्ति जताई है। मेयर का कहना है कि सैनिटाइजेशन ब्रांच के लिए लगभग 61 करोड़ रुपए रखे गए हैं, बावजूद इसके शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं नई सड़क निर्माण के लिए सिर्फ 2 करोड़ का बजट रखा गया है और वर्क के लिए 1 करोड़ का, जो कि बेहद कम है। मेयर का कहना है कि अधिकारियों को इस बजट में जो कमियां मिली है उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि बजट शहर का बनना है और पास होना है ताकि पूरा साल जो डेवलपमेंट के काम है वो सब तरीके से हो सकें। पर मेरे को आज इन्होंने जो एक बजट बना के दिया है उसमें मुझे लग रहा है कि इसमें डेवलपमेंट के लिए बहुत कम इन्होंने पैसा रखा है। उसमें ज़रूरत है कि हम उसको इन्हांस करें। जितना बजट है उसमें 90% बजट सैनिटेशन और सैलरीज के ऊपर दिया हुआ है। तो मैंने उनसे दोबारा से रिवाइज करने के लिए कहा है कि इसको बजट को रिवाइज किया जाए ताकि जो भी मेंटेनेंस के काम हैं या रेनोवेशन के काम हैं या डेवलपमेंट के काम हैं उनके ऊपर ज़्यादा पैसा दिया जाए। तो अभी वो लेके गए और सफर अच्छा और आसान हो, इसके लिए हर इंसान भारतीय रेल में रिजर्वेशन कराना पसंद करता है। लेकिन तब क्या हो जब ये रिजर्वेशन ही उसके लिए मुसीबत बन जाए। ऐसा ही नजारा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर हर रोज देखने को मिलता है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भीड़ की वजह से ट्रेन से उतरना और ट्रेन में चढ़ना कितना मुश्किल होता है। खासकर ज्यादा परेशानी लड़कियों और महिलाओं को होती है। महिलाएं ये सोचती हैं कि रिजर्वेशन करा लिया, अब आसानी से वो अपनी मंजिल तक सफर कर सकती हैं। लेकिन अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मंजर हर रोज देखने को मिलता है। जिन लोगों ने अमृतसर से कटिहार जाने वाले ट्रेन में गलती से अगर रिजर्वेशन करा लिया तो पहले तो वो ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाता और अगर चढ़ भी गया तो फिर उतर नहीं पाता। भारत सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है, लेकिन इस ट्रेन में बेटियों के साथ कैसा सलूक होता है ये देखकर ही रूह कांप जाती है। ट्रेन में अगर महिलाएं बैठ गई तो फिर उनको उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। महिलाओं ने रोते हुए अपना दर्द बयां किया और रेलवे के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस बारे में जब अंबाला के रेलवे मंडल डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है, जिस पर वो उचित कार्रवाई करेंगे। और करनाल के जिला कोर्ट से पेशी देकर लौट रहे कार सवार 3 युवकों पर हमला किया गया है।
बता दें कि स्कॉर्पियो गाड़ी में आए बदमाशों पर हमले का आरोप लगा है। पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में होंडा कार को टक्कर मार दी और बाद में फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। होंडा कार में सवार युवकों ने फायरिंग करने के आरोप भी लगाए हैं। गड्डी थी जिसमें से 8-10 लड़के उस गड्डी के अंदर थे। ठीक है, असला लिए हुए थे जी। उन्होंने हमारे ऊपर वारदात करी है जिसमें गंडासी, तलवारें, सब चीजें जी चलाई और गोली भी चलाने की पूरी कोशिश करी थी उन्होंने, जिससे हमने अपनी जान बचा के IFC में पड़ गए थे जी उसके अंदर। ठीक है जी, तभी हमारी जान बची है, नहीं तो हमारे पास जान से। सर हम तरीक लगा के घर की तरफ रवाना हो रहे थे, इतनी देर में LIC का आगे से 2 स्कॉर्पियो आई, उन्होंने हमला बोल दिया, गंडासिया गुंडूसिया, एक फायरिंग भी करी। अच्छा, फायरिंग की है। फिर हमारे को ये जो अपना गेहूं गाँव का वो है ना जी, हमने उसमें अपनी जान बचाई जी। कितने लोग थे आप गाड़ी में? हम तो 3 थे जी, वो तो 8-10 थे जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या वजह क्या है, जानकारी थी आपको? इनका पहले रोला होया था जी, मोहल्ले के बालक थे जी, वो तो अंदर है जी, तो इन्होंने रंजिश के लिए जी हमारे को टारगेट बनाया जी, ये बात। तो फायरिंग लगी है किसी को? कहाँ किधर फायरिंग की थी गाड़ी में? करी थी उन्होंने। तो उसके बाद जो भी जायज कार्रवाई हम शुरुआती तौर पर क्या जानकारी मिली थी आपको? शुरुआती तौर पे यही जानकारी मिली कि भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने इस होंडा सिटी गाड़ी के पीछे टक्कर मारी है और ये गाड़ी को ले गेहूं बिहार में घुस गए थे। बस ये जानकारी मिली थी। उसके बाद हम इस मौके पे जाके गए थे आप? हाँ, हमें मौके पे गए। तो CCTV में आया सर कुछ? वो CCTV में देखेंगे, अभी देखा नहीं है। गाड़ी वाले फरार हो गए सर? हाँ, वो भाग गए। तो आपसी रंजिश हो सकती है। और किसान आंदोलन के चलते एक बार फिर से इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। अंबाला के सदर पुलिस स्टेशन के अधीन पंजोखड़ा और नग्गल में इंटरनेट बंद रहेगा। आपको बता दें कि गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं जिसके तहत 28 और 29 फरवरी 2 दिनों तक इंटरनेट बंद रहेगा। तो अंबाला से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर 2 दिनों के लिए और इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। 28 और 29 फरवरी को इंटरनेट बंद रहेगा। और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने एक SIT का गठन किया है। यह SIT इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। झज्जर पुलिस की 7 टीमें भी इस पूरे मामले में जांच में लगी हुई है और लगातार नफे सिंह राठी की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों की तलाश में हरियाणा के साथ साथ राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी की जा रही है। झज्जर जिले के पुलिस कप्तान अर्पित जैन ने जल्द ही पूरा मामला सुलझा देने की बात कही है। वहीं झज्जर जिले के SP अर्पित जैन ने इस पूरे मामले में कहा है कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या की जांच के लिए झज्जर पुलिस की 7 टीमें काम कर रही हैं और इसी के साथ ही अब एक SIT का भी गठन किया गया है जो इस पूरे मामले में गहनता से जांच करेगी। साथ ही SP जैन का यह भी कहना है कि अगर इस मामले में किसी भी आरोपी का 1% भी इन्वॉल्वमेंट मिला तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। उन्होंने जल्द ही इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा भी किया है। तो वहीं बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी के घर पहुंची इनेलो महिला प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं प्रकट की है। वहीं सुनैना ने नफे सिंह राठी की हत्या का जिम्मेदार प्रदेश सरकार को ठहराया है। उन्होंने नफे सिंह राठी की हत्या को राजनीतिक हत्या करार दिया है। देखिए, इसमें सारी टीमें लगी हुई हैं और हम लोग काफ़ी नज़दीक हैं और जल्दी ही इसको हम जो है ट्रेस आउट कर लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ और टीमें बनाई गई हैं। इसमें टोटल मैंने बताया था कि 7 टीमें जो है वो लगी हुई हैं और एक SIT है वो पूरा अच्छे से अलग से काम कर रही है जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क और दूसरी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से सारा जो है काम चल रहा है। सर जैसे कहते हैं कि कुछ बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं जैसे गैंगस्टर के लिए, तो उनसे भी कुछ हाँ, सारे एंगलों पर जो है अनुसंधान चल रहा है और सारे डायमेंशंस हम देख रहे हैं और मैंने फिर बताया कि जो भी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।